तो जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आज 21 मार्च को आपका फर्स्ट शिफ्ट का एसएससी HSL का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो फर्स्ट में पूछ चुके 25 जी के जिसके प्रश्न में से अधिकतम नए प्रश्न मिल गए हैं, तो उन सब प्रश्नों को देखेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला जो प्रश्न पूछा गया था आपका, वो पूछा गया था कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने रजत पदक जीते थे। ठीक है, तो आपको मालूम होगा राष्ट्रमंडल खेल 2022 में आपका बर्मिंघम इंग्लैंड में आपका आयोजित किया गया था, जिसमें आपका 26 स्वर्ण, 20 रजत और 20 कांस्य पदक शामिल थे। इस तरह भारत मेजबान ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बाद तीसरे स्थान पर रहा था। ठीक है, तो 20 रजत आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20 रजत पदक जीते थे। इसके अलावा स्वर्ण की बात करेंगे तो 26 और कांस्य आपका 20 जीता था। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे इंसानी के खेल ने गोल्ड कोस्ट 2018 में 86 पदकों में 16 पदक जीतने में मदद किया था। हालांकि बर्मिंघम 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों के प्रोग्राम में इस खेल को हटा दिया गया था, निशानेबाजी को। ठीक है, तो आपको बता दें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 20 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ने इससे पहले आपको बता दें टेक्स्ट बुक के एक ऑफर के बारे में, जो कि दोस्तों आपको टेक्स्ट बुक के इतिहास में कभी कभी ही देखा जाता है, जो कि दोस्तों आपका नवरात्रि स्पेशल टिकट नामक से चल रहा है। जो कि दोस्तों आपका इसमें तो सबसे पहले जो आपका ईयरली का जो पास है आपको मात्र 224 रुपये में उपलब्ध जो हो जाएगा टेक्स्ट बुक के ऊपर, और कूपन कोड यूज़ कीजिएगा APG तो 10% का एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलेगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको 10 लकी यूजर को आप जीत सकते हैं वैष्णो देवी का ट्रिप। ठीक है, तो पास अगर आप खरीदते हैं, अगर लकी यूजर होते हैं तो आप वैष्णो देवी का ट्रिप भी जीत सकते हैं। या आपका जो सेल है आपका 21 और 23 मार्च के बीच आपका चलेगा, जिसमें आपका मात्र 224 रुपये में टेक्स्ट बुक का जो पास होता है वो आपको मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक ऊपर जैसा कि आपको ज्ञात होगा, मॉक टेस्ट के अलावा मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको क्या क्या मिलता है, तो प्रीवियस क्वेश्चन मिलता है। आगे आने में एक साल के अंदर जितने भी आपके एग्जाम आएंगे, चाहे MTS का आएंगे, चाहे रेलवे का आएंगे, चाहे LP का आएगा, जितने भी एग्जाम आएंगे सभी एग्जामों का आपको मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चन आपको इस एक ही प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलता है, जो कि अभी नवरात्रि सेल टिकट के नाम से सेल भी चल रहा है। 21, 22, 23 मार्च तक चलना है। इसमें आप ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा। हमारा कूपन कोड APG जरूर यूज कीजिएगा। मात्र 224 रुपये में आपको 10 लकी यूजर को आपको वैष्णो देवी का ट्रिप भी देखने को मिल रहा है। तो जो लोग भी इच्छुक हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जाके वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा और हमारा कूपन कोड APG जरूर से जरूर यूज कीजिएगा। देखिए अगला जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, वो पूछा गया था कि 1930 में भारत रत्न है जो कि किससे मिला था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका CV रमन हो जाएगा। CV रमन को 1930 में फिजिक्स में उनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिल चुका था, लेकिन 1955 में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, स्वतंत्रता सेनानी भगवान दास और मैसूर के दीवाने रहे विश्वेश्वरैया को भी भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर दोस्तों CV रमन हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका, संविधान का अनुच्छेद जो 72 है आपका किससे संबंधित है। ठीक है, तो दोस्तों राष्ट्रपति के पास किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराकर किसी व्यक्ति को सजा का क्षमादान, परिविलंबन, विराम और सजा में छूट देने या लंबित करने या परिहार या लघुकरण की शक्ति से संबंधित आपका अनुच्छेद 72 आपका संबंधित है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, द्रौपदी मुर्मू ने परम कामरूप कंप्यूटर का जो उद्घाटन है वो आपका कहाँ पर किया था। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम यात्रा के पहले दिन आज भारत प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा प्रायोगिक सूक्ष्म तरंग इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिक तथा अनुसंधान संस्था की प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। परम कामरूप अपनी तरह का एक सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर गुवाहाटी असम आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, संविधान का अनुच्छेद जो 143 है वो आपका किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का जो आपका अनुच्छेद 143 है वो आपका उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति है जो कि राष्ट्रपति को प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान करता आपका अनुच्छेद 143 है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, बैडमिंटन में सबसे पहला पदक किसने जीता था। ठीक है, तो भारतीय बैडमिंटन के लिए प्रकाश पादुकोण BWA विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं, जिन्होंने 1983 में कांस्य पदक जीता था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर प्रकाश पादुकोण हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, नील आंदोलन है जो कि जिसका शुरुआत है जो कि कब हुआ था। तो देखिए नील आंदोलन की बात करेंगे हम लोग तो सितंबर 1858 में परेशान किसानों ने अपनी खेती में नील न उगाने का निर्णय लेकर बागान मालिकों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। विद्रोह की पहली घटना बंगाल के नदिया जिले में स्थित गोविंदपुर गांव में सितंबर 1859 में हुआ था। स्थानीय नेता दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में किसानों ने नील की खेती को बंद कर दिया था। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका नील आंदोलन हुआ था। एक नील सत्याग्रह भी हुआ था, वो आपको मालूम होगा, चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, जो कि नील से ही संबंधित था, जो कि महात्मा गांधी ने 1917 में किया था। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था
कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी। तो 2011 की जनगणना के परिणाम बताते हैं कि देश में जो साक्षरता दर था वो आपका 2001 की जनगणना के अनुसार आपका वृद्धि हुआ है। तो देश में जो साक्षरता दर था आपका 74.04% आपका साक्षरता दर था ओवरऑल। इसके अलावा पुरुष की बात करेंगे तो पुरुष की साक्षरता दर आपका 82.14% था। इसके अलावा महिलाओं की साक्षरता दर आपका 65.46% था। ठीक है, तो ये आपका दोस्तों साक्षरता दर था। एक क्वेश्चन है कि पूछा गया था फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण है वो आपका किसने करवाया था। तो मुगल बादशाह अकबर 1572 से 1585 के बीच फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था। इसे लाल पत्थरों का इस्तेमाल करके बनवाया गया था। कहा जाता है कि बादशाह को एक बेटे की ख्वाहिश थी, इसलिए वो सूफी संत शेख सलीम चिश्ती से आशीर्वाद लेने सीकरी गए थे। तो वहीं पर दोस्तों आपका फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने कराया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका अकबर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया कुवैत की जो मुद्रा है वो आपका क्या था। तो कुवैत सिटी कुवैत की तो राजधानी हो गया, कुवैत दिनार कुवैत की मुद्रा है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कुवैती दिनार हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था भूटान की आधिकारिक भाषा कौन सी है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका जोंगखा हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका रिपीट भी हो चुका है। जोंगखा भूटान की आधिकारिक भाषा है। जोंगखा यह भूटान के लोगों के द्वारा बोली जाने वाली एक चीनी तिब्बती भाषा है। यह भूटान साम्राज्य की एकमात्र आधिकारिक और राष्ट्रीय भाषा है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर जोंगखा हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था 2020-21 में भारत का जीडीपी है जो कि क्या है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनओसो ने सोमवार को जारी संशोधित राष्ट्रीय खाता आंकड़ों में कहा है कि 2021 और 19-20 की वास्तविक जीडीपी स्थिर कीमतें 11-12 पर जीडीपी क्रम से 135.58 लाख करोड़ रुपए और 145.16 लाख करोड़ रुपए है, जो कि 2021 के दौरान आपका 6.6% की गिरावट की दर्शाया गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या गया था आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का 76वां ग्रैंड मास्टर कौन बना है। तो बेंगलुरु के किशोर हैं, राजस्थान शतरंज खिलाड़ी हैं प्रणव आनंद भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो इसका राइट आंसर आपका प्रणव आनंद हो जाएगा। उन्होंने रोमानिया के मामाइया में चल रही विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में 2500 ELO रेटिंग की संख्या पर पार करके ये उपलब्धि हासिल किया है। तो आपका राइट आंसर प्रणव आनंद हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था हिंदू धर्म में कितने वेद हैं। तो हिंदू धर्म में आपको मालूम होगा 4 वेद हैं। कौन कौन से हैं, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अर्थवेद है। ऋग्वेद की बात करेंगे तो ये वेद सबसे पुराना है जिसमें आपका 1028 सूक्त है। तो ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो आपका 4 वेद आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था आर्कटिक और उत्तरी ध्रुव के बीच कौन सा जोन है। तो शीत गतिबंधीय उत्तरी ध्रुव और आर्कटिक सर्कल के बीच या दक्षिणी ध्रुव आर्कटिक सर्कल के बीच का क्षेत्र है। तो इस प्रकार का आपको कोई ऑप्शन दिया हुआ तो इसमें से आप देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन है कि पूछा गया था फंगिस से कौन कौन सा रोग होता है। तो सफ़ेद फंगस से फेफड़े साथ ही शरीर के अन्य गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं। इसमें आपका मस्तिष्क, श्वसन प्रणाली और पाचन तंत्र जैसे प्रमुख अंगों को प्रभावित करते हुए घातक होने की क्षमता है। काली फफूंद आपका चेहरे, नाक, आँख की कक्षा और यहाँ तक कि मस्तिष्क को भी प्रभावित करके दृष्टि हानि का कारण बन सकती है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था डार्ट मिशन किस देश से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका के नासा से संबंधित है दोस्तों आपका डार्ट मिशन। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने दुनिया के एस्टेरॉयड के खतरे से बचाने के लिए DART नाम का मिशन चलाया था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर अमेरिका हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था S-400 मिसाइल क्या करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए S-400 जो मिसाइल है आपका S-400 सिस्टम में इसका रडार बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। 600 किलोमीटर तक की रेंज में करीब 160 टारगेट ट्रैक कर सकता है। 400 किलोमीटर तक 72 टारगेट को ट्रैक कर सकता है। ये सिस्टम मिसाइल एयरक्राफ्ट या फिर ड्रोन से हुए किसी भी तरह के हवाई हमलों से निपटने में सक्षम होता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका S-400 मिसाइल का खासियत था। ऑप्शन में क्या दिया गया था वो तो आप बताइएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था और टोक्यो ओलंपिक में किस खिलाड़ी ने कितने पदक जीते हुए हैं, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन जो कि पूछा गया था। तो टोक्यो ओलंपिक की बात करेंगे तो भारत ने 207 पदक आपको जीता था, यह बात आपको मालूम होगा। इसमें आपका 1 स्वर्ण था जो कि आपका नीरज चोपड़ा ने जीता था। ठीक है, तो भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ ओलंपिक का समापन किया था। अब तक की ओलंपिक में भारत खिलाड़ियों का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। नीरज चोपड़ा ने इतिहास रचते हुए पहला गोल्ड मेडल दिलाया था। इसके अलावा बजरंग पुनिया कुश्ती में ब्रोंज जीतकर देश की पदकों की संख्या बढ़ाई थी। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका जीता गया था। मेरे ख्याल से पूछा गया था कि टोक्यो ओलंपिक में आपका भारत की तरफ से बैडमिंटन में पहला पदक किसने दिलाया था। ठीक है, तो वो दोस्तों आपका राइट आंसर PV सिंधु हो जाएगा। बैडमिंटन में आपका PV सिंधु नहीं पदक है जो कि दिलाया था। ठीक है, तो अपना PV सिंधु राइट आंसर कर लीजिएगा। तो ये सभी क्वेश्चन आज के शिफ्टों में पूछे गए थे। PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा
टेक्स्ट बुक के ऑफर का लाभ उठाना चाहते हैं, मात्र 224 रुपये में 1 साल का पास विथ आपका वैष्णो देवी का ट्रिप जीतना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारा कूपन कोड APG जरूर से जरूर यूज कीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आज 21 मार्च से 21 मार्च को आपका सेकंड शिफ्ट का SSC HSL का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो सेकंड से पूछे गए 25 जीके जिसके प्रश्न से अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए हैं, तो उसमें प्रश्न को देखेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए आज का जो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था कुतुब मीनार किस शैली में निर्मित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका इंडो इस्लामिक शैली हो जाएगा। ठीक है, कुतुब मीनार की बात करेंगे, जिसे कुतुब मीनार या कुतुब मीनार भी कहा जाता है। ये एक आपका मीनार है जो कि विक्ट्री टावर है और कुतुब मीनार परिसर का हिस्सा है, जो कि दिल्ली की सबसे पुराने गढ़वाले सर लाल कोटे की जगह पे स्थित थी। इसकी स्थापना तोमर राजपूत ने की थी और ये दक्षिण दिल्ली भारत के महरौली क्षेत्र में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। यह शहर में सबसे अधिक देखे जाने वाला पर्यटन स्थलों में से एक है, जो कि ज़्यादातर आपका 1199 और 1200 के बीच में बना था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका इंडो इस्लामिक शैली आपका हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन में भी दिया गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले दोस्तों आपको एक ऐसा ऑफर के बारे में बता दें जो कि दोस्तों आपका टेक्स्ट बुक के इतिहास में कभी कभी ही देखा जाता है, जिसमें दोस्तों आपका जो टेक्स्ट बुक ईयरली का जो पास है मात्र 224 रुपये में आपको उपलब्ध हो जाएगा, जो कि बहुत ही कम दिनों में आपको 224 रुपये में आपको टेक्स्ट बुक ईयरली पास देखने को मिलता है। और साथ ही हमारा कूपन कोड APG यूज कीजिएगा तो आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। और इस सेल का जो सबसे बड़ा खासियत है, नाम से आपको दिख रहा होगा नवरात्रि स्पेशल टिकट, यानी कि दोस्तों आपको वैष्णो देवी का जो भी 10 लकी विजेता होंगे उनको वैष्णो देवी का ट्रिप भी मिलेगा। ठीक है, ये सेल है आपका 21 से 23 मार्च तक के बीच में चलेगा। आज आपका शुरू हुआ है, कल 3 दिन तक चलेगा। मात्र 224 रुपये में आपको ईयरली का पास मिलेगा। साथ ही 10 लाख यूजर्स को वैष्णो देवी का ट्रिप का विजेता भी बन सकते हैं। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप लोग जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारा कूपन कोड APG जरूर यूज कीजिएगा, जैसा कि टेक्स्ट बुक के ऊपर आपका मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चन सभी एग्जामों का 1 साल के अंदर जितने भी एग्जाम होंगे सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चन है, जो कि दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। तो इस सेल का लाभ उठाइए और वैष्णो देवी ट्रिप जीतने का मौका भी आप पा लीजिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, हमारा कूपन कोड APG जरूर यूज कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका रिंग खेल है, जो कि किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो रिंग खेल की बात करेंगे दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आपका स्केटिंग हो जाएगा। ठीक है, स्केटिंग एक रिंग में खेला जाता है। स्केटिंग आइस हॉकी या कर्लिंग के लिए एक रिंग बर्फावी संलग्न क्षेत्र है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर आपका स्केटिंग हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा गया था ICC मेंस T20 भारत का कप्तान आपसे पूछा गया था कि भारत का कप्तान है कौन है। तो दोस्तों आपको बता दें ICC मेंस T20 भारत का जो कप्तान है आपके रोहित शर्मा जी हैं। ठीक है, 2022 के अनुसार रोहित शर्मा जी हैं, अभी भी वर्तमान में आपके रोहित शर्मा हैं। रोहित शर्मा की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपको 3 दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के प्रथम खिलाड़ी हैं। ये आपके वनडे T20 के कप्तान के साथ साथ आपके वनडे और टेस्ट के भारत के तीनों प्रारूप के ये आपके अभी वर्तमान में कैप्टन है। आप देखते होंगे कि भारत का जो कैप्टन है हर सीरीज में बदलता है, तो आपका सीरीज में बदलता है, ना कि दोस्तों भारत का कैप्टन बदलता है। भारत का कैप्टन आपके रोहित शर्मा जी हैं, इससे पहले आपके विराट कोहली थे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन पूछा गया था ICC महिला T20 विश्व कप 2022 का आयोजन है, जो कि कहाँ किया गया था। तो 2022 ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप महिला क्रिकेट विश्व कप का आपका 12वां संस्करण था, जो कि मार्च और अप्रैल 2022 में न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका न्यूजीलैंड हो जाएगा। विजेता आपका बना था ऑस्ट्रेलिया, तो इस बात को भी याद रखिएगा। इसके साथ एक स्टूडेंट कह रहे थे कि आपका 2023 का एशिया कप की मेजबानी भी शायद आया था। अगर आया हो तो ठीक है, नहीं आया हो तो मेमोरी वेस्ट क्वेश्चन के तौर पर आपको याद रखना है। 2023 का एशिया कप का मेजबानी करने का जो आपका देश है वो आपका पाकिस्तान के पास है। हालांकि संभावना इसकी कम है कि पाकिस्तान के पास ये मेजबानी रहेगा। ठीक है, 2023 का है तो 2023 आएगा तो उस समय पता चलेगा कि आपका 2023 का एशिया कप मेजबानी कहाँ हुआ था। जहाँ तक इसका जो चांस है आपका UAE मतलब संयुक्त अरब अमीरात में होने का चांस है, क्योंकि भारत पाकिस्तान जाने से विरोध कर रहा है, ये भी आपको मालूम होगा। तो आपका जो एशिया कप का मेजबानी है वो शायद ही चेंज कर दिया जाए, अभी पाकिस्तान के पास है, इसको यहाँ पे याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो भूख के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका अमिगडाला हो जाएगा। अमिगडाला प्राथमिक क्षेत्र मस्तिष्क क्षेत्र है जो कि भावनाओं के साथ प्रतिक्रिया के साथ भूख को नियंत्रित करता है। दरअसल अमिगडाला खाद्य संकेतों को सक्रिय करता है। यह प्रतिक्रिया बचपन, किशोरावस्था और वयस्क मोटापे में बढ़ जाती है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर अमिगडाला राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी में देख लीजिएगा आपको क्या दिया गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था KLM कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर आपका 18 हो जाएगा। ठीक है,
ये जो KLM कोष में इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम संख्या वो आपका 18 होता है। K कोष या प्रथम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2 × 1 के पावर 1 आपका होता था 2। इसके बाद एक सेल या दूसरी कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2 × 2 के पावर 2 यानी कि 8। और एम सेल में तीसरी कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम संख्या होता है 2 × 10 के पावर स्क्वायर आपका 18 होता है। तो आपका 18 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे K कोष में आपका 2, L में 8 और M में 8 का 18 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था अनुच्छेद 76 का जो संबंध है वो आपका किससे है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 76 है अपने भाग 5 के तहत भारत के महान्यायवादी के पद से संबंधित है। तो राइट आंसर आपका भारत के महान्यायवादी हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 76 में उल्लेख किया गया है कि वो भारत का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होगा। कौन? भारत का महान्यायवादी। भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार के रूप में वो सभी कानूनी मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देता है। इसके साथ वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाला प्राथमिक वकील भी है। महान्यायवादी को एक राज्य के महाधिवक्ता की तरह भावनाओं में एक राजनीतिक नियुक्ति नहीं माना जाता है, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं है। भारत के राष्ट्रपति एक व्यक्ति की नियुक्ति करता है जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद के लिए योग्य होता है। वो आपका भारत का महान्यायवादी ही होता है अनुच्छेद 76 के तहत। एक क्वेश्चन पूछा गया राष्ट्रीय आय की गणना है जो कि किस प्रकार किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय सभी वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक वर्ष में देश द्वारा उत्पादित का मूल्य है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि राष्ट्रीय आय का संकेत है। राष्ट्रीय आय के आंकड़ों से यह जाना जा सकता है कि किसी देश का जो विकास है किस गति से हो रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपको दिया गया होगा किस प्रकार के, वो आप लोग देख लीजिएगा। जैसे कि राष्ट्रीय आय सभी वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक वर्ष में देश के द्वारा उत्पादित मूल्य है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया कॉमनवेल्थ गेम्स में 2022 में भारत ने कितने ब्रोंज मेडल जीते हैं। ठीक है, सुबह के शिफ्ट में आपका रजत सिल्वर पूछा गया था, अभी की शिफ्ट में आपका ब्रोंज पूछा गया है, हालांकि थर्ड शिफ्ट में आपका शायद स्वर्ण पूछा जा सकता है। तो कॉमनवेल्थ 2000 गेम जो कि आपका बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित हुआ था, भारतीय एथलीट ने कुल 61 पदक के साथ इस गेम को समाप्त किया था, जिसमें आपका 22 गो स्वर्ण था, 16 गो रजत था और 23 कांस्य पदक था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका 23 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया पिट्स इंडिया एक्ट है जो कि कब आया था। तो पिट्स इंडिया जो एक्ट है आपका 1784 ईस्वी में आया था। 84 ईस्वी में पिट के भारत अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट को पारित किया जाना था, जिसका नाम ब्रिटेन के जो तत्कालीन युवा प्रधानमंत्री थे विलियम पेट के नाम पर रखा गया था। ठीक है, तो कब आया था? तो 1784 ईस्वी में दोस्तों आपका पिट्स इंडिया एक्ट है जो कि आपका आया था। एक क्वेश्चन पूछा गया 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है। ठीक है, ये पूछा गया था 2011 की जनगणना में 2011 की जनगणना के अनुसार जो आपका भारत का लिंगानुपात था वो आपका 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं थी। ठीक है, तो लिंगानुपात आपका 943 था। लिंगानुपात का जो उपयोग है प्रति 1000 पुरुष पर, ठीक है, प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या का वर्णन के लिए किया जाता है कि 1000 पुरुष पर आखिरकार महिलाएं हैं जो कि कितना है। सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो आपका केरल राज्य का है, वहाँ पर आपका 1084 लिंगानुपात है, मतलब कि 1000 पुरुष पर आपका 10,084 महिलाएं सर्वाधिक है। ठीक है, वहीं पर लिंगानुपात है। एक क्वेश्चन पूछा गया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है जो कि कहाँ पर स्थित है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपका कहाँ है? तो केवड़िया कॉलोनी नर्मदा जिले में स्थित है। नर्मदा भारतीय राज्य गुजरात का जिला है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा में से एक है। यह आपका 182 मीटर ऊंचा है और यह प्रतिमा भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका केवड़िया है जो कि कहाँ पर स्थित है? आपका अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहाँ है? तो आपका गुजरात में। किस नदी के किनारे है? तो नर्मदा नदी के किनारे है, नर्मदा जिले में है। इसके अलावा कितने मीटर ऊंची प्रतिमा है? तो 182। सबसे दुनिया का सबसे ऊंचा आपका ये मूर्ति है। और किन की मूर्ति है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जिन्हें कि भारत का लौह पुरुष कहा जाता है या भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, जिन्होंने 564 रियासतें थी जो कि आज़ादी के समय उसको एक करके एक आपका भारत बनाए थे। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया आपका दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आपका अनुमुंडी हो जाएगा। अनुमुंडी भारतीय राज्य के केरल में स्थित है। यह पश्चिम घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की भी पश्चिम घाट की भी। और अनुमुंडी की जो चोटी की ऊंचाई है आपका 2695 मीटर है। फीट में बात करेंगे तो 8843 फीट है। यह आपका इडुक्की जिले और अर्नाकुलम जिले की सीमाओं पर स्थित है। यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यह चोटी एशिया की सबसे बड़ी जीवित एशियाई हाथी और आबादी के साथ नीलगिरी तहर और गौर का घर है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर अनुमुंडी हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले बंदरगाह कहाँ पाया गया था। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में जो एकमात्र जो बंदरगाह पाया गया आपका लोथल पाया गया, जो कि आपका गुजरात में स्थित है। तो लोथल का जो उत्खनन कार्य है सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह शहर है।
लोथल की बात करेंगे तो लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के कई खंडरों की खोज के लिए प्रसिद्ध है। लोथल सावर नदी और उसकी सहायक जो नदी है भोगवा नदी के बीच में स्थित है। चावल की खेती के लिए लोथल जो हड़प्पा स्थल है वो आपका प्रसिद्ध था। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा। स्थित कहाँ है तो आपका गुजरात में आपका धौलावीरा भी जो कि यूनेस्को के द्वारा धरोहर स्थल में शामिल किया गया है, तो आपका भी गुजरात में ही है। एक क्वेश्चन पूछा गया स्टॉक एक्सचेंज का संचालन है जो कि कौन करता है, तो शेयर बाजार की पूरी काम की निगरानी के लिए स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी करता है। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर सेबी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में भी दिया गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था रदरफोर्ड की डिस्कवरी से संबंधित आपका स्टेटमेंट दिया गया था। एटम का जो आपका खोज किया था रदरफोर्ड, उससे संबंधित आपका दिया गया था, उसमें से आपको छांटना था कि कौन सा गलत है। ठीक है, तो स्टेटमेंट तो पता अभी ये बच्चों की ये बात के सवाल नहीं है, तो जो लोग भी स्टेटमेंट याद है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता दिएगा, जो लोग को भी याद है। एक क्वेश्चन पूछा गया था मंगलम दास से संबंधित कि मंगलम जो दास है वो किस नृत्य से संबंधित है, तो ये इस प्रश्न का भी उत्तर मिल नहीं पाया है, शायद नाम में थोड़ा सा डिफरेंस हो। तो जो लोग भी एग्जाम देकर आ रहे हैं आप लोग से निवेदन है कि जो भी क्वेश्चन छूट गए हैं या जो भी क्वेश्चन में डॉट है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर है जो कि बताने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन आपका थर्ड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया, तो देखते हैं कि थर्ड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए शुरू करते हैं। आपका थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन जो भी पूछे गए हैं यहाँ पर, ये सारे आपके सेकेंड शिफ्ट के हैं। हाँ चलिए, थर्ड शिफ्ट का आपका क्वेश्चन यहाँ से आता है। थर्ड शिफ्ट का जो पहला क्वेश्चन है यहाँ से शुरू होगा आपका। पूछा गया था कि महात्मा गांधी जब अफ्रीका से लौटे थे तो उनकी उम्र क्या थी, यानी अफ्रीका से 1915 में लौटते हैं महात्मा गांधी। 9 जनवरी 1915 को लौटे थे, इसीलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। तो 1915 को जब दक्षिण अफ्रीका से गांधी भारत लौटे हुए थे तो उनकी आयु 45 वर्ष 3 माह और 7 दिन थी, यानी कि कुल 45 वर्ष आपको ऑप्शन में दिया होगा, जो कि राइट आंसर होगा। यानी 45 वर्ष आयु थी महात्मा गांधी की जब वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 1915 में, जो कि 9 जनवरी 1915 में लौटे हुए थे। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे। एक कोई क्वेश्चन आपका यहाँ पर टोक्यो पैरा ओलंपिक से संबंधित आया हुआ था। एग्जैक्ट पूरी तरह क्वेश्चन ये नहीं मिल पाया, थोड़ा सा डाउट में, तो जिनका एग्जाम था वो कंफर्म कर दें कि टोक्यो पैरा ओलंपिक से मेडल जीतने वाली कोई ऐसा मेडल था, मतलब एक ही मेडल जीतने वाली कोई टीम पूछी हुई थी। बाकी अगर भारत की बात करें कि क्या रहा है ओवरऑल लेवल इसका टोक्यो पैरा ओलंपिक में, तो भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया हुआ था आपका, और भारत ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करे हुए 5 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर मेडल और 6 ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर जीते हुए थे आपके टोक्यो पैरा ओलंपिक के अंदर। और स्थान जो है वो 24वां स्थान यहाँ पर प्राप्त किया था। भारतीय खिलाड़ियों ने इस दौरान सबसे ज़्यादा एथलेटिक्स में 8 जीते थे, शूटिंग में 5, बैडमिंटन में 4, टेबल टेनिस और तीरंदाजी में एक एक मेडल जीता हुआ था। यानी टेबल टेनिस में 1 था, तीरंदाजी में 1 था, बैडमिंटन में 4 थे, शूटिंग में 5 थे और सबसे ज़्यादा एथलेटिक्स में 8 मेडल जीते हुए थे। ओवरऑल यहाँ पर बात करें तो कुल 19 मेडल भारत ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में जीते हुए हैं, जिससे कि 24वां स्थान भारत का रहा हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि गुरु पद्मा संभव से संबंधित कौन सा पर्व मनाया जाता है, यानी जो निम्न में से कौन सा पर्व है जो गुरु पद्मा संभव की जन्म तिथि के आधार पर मनाया जाता है। तो हेमिस महोत्सव यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हेमिस महोत्सव 2 दिवसीय आयोजन होता है और यह महोत्सव भारतीय बौद्ध संत गुरु पद्मा संभव की जयंती पर मनाया जाता है और यह पर्व हेमिस नामक बौद्ध मठ में आयोजित किया जाता है। तो हेमिस मठ ये अरुणाचल प्रदेश में है, यानी अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित बौद्ध धर्म का त्यौहार है हेमिस महोत्सव। तो ये गुरु पद्मा संभव की जन्म तिथि यानी कि जन्म दिवस पर मनाया जाता है, जब उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि संविधान का अनुच्छेद 350 है वो किससे संबंधित। अगर अनुच्छेद 350 की बात करें, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, जिससे कि आपको यहाँ पर हर एग्जाम का एनालिसिस मिलता रहता है और हर एग्जाम से रिलेटेड प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप आसानी से जा करके चेक कर सकते हैं। और इन क्वेश्चंस जो कि आपके डेली पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में, इन क्वेश्चंस की PDF फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर दे दी जाएगी। तो आपको उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दोनों का दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ जाए, वहाँ पर PDF मिल जाएगी। बट वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। चलिए अब संविधान के अनुच्छेद 350 के देख लेते हैं किससे संबंधित है।
तो अनुच्छेद 350 व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन की भाषाएं किसी शिकायत के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी पदाधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थित संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भी भाषा में अभ्यावेदन देने का प्रत्येक व्यक्ति को हक होगा। तो इस तरह से आपका अभ्यावेदन देने से संबंधित है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 350, जो कि आर्टिकल 350 यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर था कि निम्न में से भारत में नोबेल का शांति पुरस्कार किसे मिला है। अगर यहाँ पर नोबेल पुरस्कार की बात करें तो मदर टेरेसा को आपको मिला हुआ था, और उसके बाद जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो कैलाश सत्यार्थी को नोबेल का शांति पुरस्कार नोबेल जो मिला हुआ है, जो कि दूसरे नंबर के थे। और कैलाश सत्यार्थी आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, जो कि राइट आंसर था। 3 से 4 बार ये क्वेश्चन आपका सेम पूछा गया। एक बार ये पूछा गया कि 2014 में निम्न में से किसे भारत रत्न मिला था, तब उसका कैलाश सत्यार्थी वहाँ पर राइट आंसर था। और अगली बार क्वेश्चन ये पूछा गया कि कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए किस तरह से पूछा जा रहा है। तो मदर टेरेसा को मिला था, उसके बाद कैलाश सत्यार्थी को मिलता है, और मदर टेरेसा को शांति का मिला था, उसके बाद अमर्त्य सेन को मिला था। ये अर्थव्यवस्था का था, इससे कोई खास मतलब नहीं है यहाँ पर। बाकी उसके बाद कैलाश सत्यार्थी दूसरे पाने वाले नोबेल का जो शांति पुरस्कार है, दूसरे व्यक्ति रहे भारत के जिन्होंने नोबेल पुरस्कार पाया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो क्षुद्र ग्रह था बेल्ट किन ग्रहों के मध्य आती है, या किसके मध्य, यानी कि एस्ट्रॉयड जो बेल्ट है वो किसके मध्य आती है। तो जो क्षुद्र ग्रह बेल्ट है मंगल और बृहस्पति के बीच में सौर मंडल का एक क्षेत्र है। यह धूल और चट्टान के टुकड़ों से बना है, जिसे क्षुद्र ग्रह और बौना ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। क्षुद्र ग्रह बेल्ट मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच बैठता है और चट्टान और धूल के टुकड़ों से बना हुआ है। तो ये यहाँ पर पूछा गया था एस्ट्रॉयड बेल्ट किसके बीच में है। अगर ये तो मंगल और बृहस्पति यहाँ पर राइट आंसर था, यानी इन्हीं दो ग्रहों के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट बनी हुई है। तो ये क्वेश्चन आपका आज पूछा गया था ज्योग्राफी में। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि लिटिल मास्टर के उपनाम से किस क्रिकेटर को जाना जाता है। तो यहाँ पर लिटिल मास्टर पूछा गया था, किस क्रिकेटर को कहा जाता है। तो इसकी बात करें तो यहाँ पर सुनील गावस्कर बिल्कुल राइट आंसर था, यानी सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर के रूप में जाना जाता है। और मास्टर ब्लास्टर की बात करें तो मास्टर ब्लास्टर के रूप में यहाँ पर जाना जाता था सचिन तेंदुलकर को, जिस तरह से सौरभ गांगुली को द वॉल ऑफ इंडिया ऐसे जाना जाता था। तो ये कुछ क्रिकेटर के नाम है जिनके नाम से जाना जाता है, उपनाम भी दिए गए हैं। 1970 के दशक में कौशल को देखने के बाद उन्हें यह नाम दिया गया था। यह उनकी 5 फुट 6 इंच की छोटी ऊंचाई कारण भी था, यानी कि उनका जो हाइट था वो 5 फुट 6 इंच था, काफ़ी कम हाइट था सुनील गावस्कर के। और वह टेस्ट मैच में लंबे समय तक मैदान में गेंदबाजों के खिलाफ टिके रहते थे। इसके बाद इन्हें दिया गया, और यह उपनाम बाद में सचिन तेंदुलकर को भी दिया गया था, लेकिन वो मास्टर ब्लास्टर था। इसी तरह कपिल देव का जो उपनाम है वो यहाँ पर हरियाणा हरिकेन दिया गया था। और अनिल कुंबले को नवजोत सिंह सिद्धू ने जंबो उपनाम दिया था, यानी जंबो अनिल कुंबले को कहा जाता था। तो इस तरह के कुछ उपनाम है जो कि मोस्टली आपके एग्जाम में यहाँ पर कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इसको भी आसानी से याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि किस तत्व की कक्षा में एक परमाणु होता है। अगर तत्व की बात करें कि किस कक्षा में एक तत्व होता है परमाणु, तो हीलियम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक परमाणु भी किसी साधारण से पदार्थ की सबसे छोटी घटक इकाई है जिसका एक रासायनिक तत्व के गुण होते हैं। तो ये हीलियम परमाणु होता है जिसकी कक्षा में एक परमाणु पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर अनुच्छेद 358A से संबंधित था कि संविधान का अनुच्छेद 350A किससे संबंधित है। तो अगर 358 की बात करें तो आपातकाल समाप्त होते ही अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निलंबन स्वतः ही समाप्त हो जाता है, किंतु अनुच्छेद 359 के तहत मूल अधिकारों का निलंबन उस अवधि के लिए होता है जिस अवधि के लिए राष्ट्रपति ने आदेश में उल्लेख किया हो। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था यहाँ पर। तो जिनका एग्जाम था वो और भी क्वेश्चन को यहाँ पर एटलीस्ट कंफर्म करेंगे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन में डाउट होता है। इनका आज 3rd शिफ्ट में था, क्योंकि लास्ट डे एग्जाम का स्टूडेंट्स के जरिए ये क्वेश्चन मिल पाते हैं। एक आपका ईपी रोम का फुल फॉर्म पूछा गया था कि ईपी रोम जो है ऐप रोम है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये इसका फुल फॉर्म था, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ऐप रोम का फुल फॉर्म यहाँ पर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अल्लूरी सीताराम राजू को किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था। तो ये अल्लूरी सीताराम राजू वही हैं जिन पर RRR यानी RRR मूवी बनाई गई है, जो कि आंध्र प्रदेश से संबंधित क्रांतिकारी रहे हैं। तो अल्लूरी सीताराम राजू की बात करें तो वर्ष 1924 यहाँ पर हो जाएगा, यानी वर्ष 1924 में अल्लूरी सीताराम राजू को पुलिस हिरासत में लिया गया था और एक पेड़ से बांधकर सार्वजनिक रूप से गोली मार दी गई थी तथा सशस्त्र विद्रोह को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया था। यानी आंध्र प्रदेश में जो सशस्त्र विद्रोह किया था वो अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था, जिन्हें 1924 में पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है और खुलेआम सबकी गोली यहाँ पर उन्हें मार दी जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विषाणु जनित रोग निम्न में से कौन है। तो विषाणु जनित रोग के अनुसार आपके चेचक, रेबीज, हेपेटाइटिस, एड्स, सॉर्स, मर्स, फ्लू आदि ये वो सारे हैं रोग जो कि विषाणु के कारण होने वाले हैं। तो विषाणु के कारण इन्हीं में से कुछ दिया होगा, चेचक, रेबीज, हेपेटाइटिस, एड्स, ये सारे यहाँ पर विषाणु से होने वाले रोग होते हैं। तो इन्हीं में से कोई दिया होगा ऑप्शन में। एक कुछ फीफा वर्ल्ड कप से था, एटलीस्ट क्वेश्चन एकदम कंफर्म नहीं मिल पाया कि फीफा वर्ल्ड कप से कौन सा पुरस्कार किसे दिया गया है, लेकिन जो अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मैच जीत लिया है, यहाँ पर फ्रांस उप विजेता रहा है। फ्रांस को हरा करके अर्जेंटीना ने जीता है और 36 साल बाद अर्जेंटीना ने जीता। इससे पहले 36 साल पहले ही अर्जेंटीना टीम ने फीफा वर्ल्ड कप जीता हुआ था। तो ये 36 साल बाद करिश्मा हुआ है यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन फीफा वर्ल्ड कप से क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी एक यहाँ पर संबंधित कुछ एक स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन था, स्टेटमेंट में जिसमें कि कई देश दिए थे, उनको राजधानी दी गई थी। तो अगर देश और राजधानी की बात करें कि मैच इसमें था कि कौन सा सही होगा या कौन सा गलत है, मैचिंग करना था। तो वहाँ पर पाकिस्तान की जो राजधानी है वो वहाँ पर कराची दे दी गई थी, जो कि शायद गलत थी। कराची जो आपकी थी वो वहाँ पर सही नहीं थे, क्योंकि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद यहाँ पर होती है और अन्य महत्वपूर्ण नगर कराची, लाहौर, रावलपिंडी इत्यादि हैं। तो राजधानी जो है वो इस्लामाबाद ही होता है, लेकिन उसमें कराची दिया हुआ था जो कि वहाँ पर गलत था। तो ये पूछा गया था। तो ये कुछ था आपका एनालिसिस 31 मार्च थर्ड शिफ्ट का SSC CHSL एग्जाम का। तो जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आज 11 मार्च को आपका फोर्थ शिफ्ट का SSC CHSL का एग्जाम समाप्त हो गया। इसी के साथ 31 रेवा खंडी CHSL एग्जाम समाप्त भव्या, यानी कि अब आपका एग्जाम कोई भी शिफ्ट में आपका नहीं है, आज लास्ट दिन था। ठीक है, तो चलिए फोर्थ शिफ्ट में पूछेगा 25 GK जिसके प्रश्न से अधिकतम रेल प्रश्न मिल गए, तो उन सब प्रश्नों को देख लेते हैं जो कि आगे आने वाले एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो देखिए, जो पहला जो प्रश्न पूछा गया था आपका कि महाराष्ट्र में महिलाओं के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था वो आपका लावनी था। ठीक है, लावनी जो कि महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। लावनी पारंपरिक गीत और नृत्य का एक संयोजन है जो विशेष रूप से एक ताल वाद्य ढोलकी की थाप पर किया जाता है। इसके अलावा लावनी नृत्य की जो शुरुआत है आपका 18वीं और 19वीं शताब्दी में महाराष्ट्र से हुआ था। इसके अलावा लावनी नर्तकियों को मराठा लॉर्ड्स और किंग्स के द्वारा सक्षम दिया गया था। ठीक है, तो ओवरऑल आपका महाराष्ट्र का जो महिलाओं के द्वारा किया गया जाने वाला नृत्य है वो आपका लावनी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक भारत ने किस खेल में जीता था। ठीक है, तो मेरे अनुसार, मेरे जहाँ तक मुझे ज्ञान है वहाँ तक दोस्तों आपका रेसलिंग जो आपका खेल है उसमें दोस्तों भारत ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीता है। तो एक बार आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा कि आपका किस खेल में आपका भारत ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो करके आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की बात करेंगे तो ये आपका बर्मिंघम इंग्लैंड में खेला गया था और राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने कुल 503 पदक अपने नाम किया था। ओवरऑल ब्रॉन्ज भी, सिल्वर भी और आपका गोल्ड भी। उसमें आपका जो 135 जो पदक था वो आपका सिर्फ निशानेबाजी में आया था। ठीक है, तो ये भी प्रश्न शायद आपके आने वाले एग्जाम में बन सकता है, जो कि किसी भी अन्य खेल में जीते गए पदकों की तुलना में सबसे अधिक रहा था। इसके अलावा मीराबाई चानू कॉमनवेल्थ गेम 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय थी। ठीक है, तो ये भी आपका बन सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में क्या नहीं लिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया गया था आपका मौलिक अधिकार। ठीक है, तो मौलिक अधिकार आपका नहीं लिया गया है। मौलिक अधिकार दोस्तों आपका USA, ठीक है, USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से लिया गया था, जो कि भाग 3 12 अनुच्छेद 12 से 35 में है। तो बात कर लेते हैं कि भारतीय संविधान में ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। तो संसाधनात्मक शासन जो प्रणाली है आपका ब्रिटेन से लिया गया है। इसके अलावा एकल नागरिकता भी ब्रिटेन से लिया गया है। विधि निर्माण प्रक्रिया भी ब्रिटेन से लिया गया है। विधि का शासन भी ब्रिटेन से लिया गया है। मंत्रिमंडल प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। परमाधिकार लेख आपका ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार और आपका द्विसदनवाद, ये दोस्तों आपका ब्रिटेन के संविधान से हमारे भारतीय संविधान में लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से हमारा जो भारतीय संविधान है वो ज़्यादा आपका वैरी खाता है, क्योंकि आपका जब भारत गुलाम था तो उस समय ब्रिटेन का ही शासन यहाँ पर चल रहा था। ठीक है,
एक क्वेश्चन पूछा गया था ऋण योजना किससे संबंधित है। तो इस योजना का जो मकसद है आपका छोटे छोटे कारोबारियों को अपना नया काम शुरू करने या पहले से शुरू किए गए व्यवसाय को बढ़ाने के लिए बैंकों के माध्यम से 50,000 से 10 लाख रुपए तक लोन देने की व्यवस्था किया गया है। यह एक लोन योजना है। इसके तहत सरकार के द्वारा छोटे कारोबारियों को बैंक से आश्रित ऋण देने की व्यवस्था किया गया है। ठीक है, तो आपका इसका ऑप्शन क्या आया था उसके अनुसार आप लोग सही है जो कि कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन पूछा गया था प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी पूछा गया था, या इनमें पूछा गया था कि इनमें से कौन सा नदी जो कि प्रायद्वीपीय नदी है। ठीक है, तो आपको पहले बता दें कि गोदावरी जो नदी है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। यह पूर्व की ओर नासिक महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर से बंगाल की खाड़ी में बहती है। इस दौरान आपका 1465 किलोमीटर तक का जो सफ़र है वो आपका तय करती है। अब बात कर लेते हैं प्रायद्वीपीय नदी का। प्रायद्वीपीय जो नदी उसको कहते किसको है। ठीक है, तो देखिए वो नदी जो कि आपका पश्चिम घाट से निकलती है, एक विशेष अवधि के दौरान ही पानी ही प्राप्त करती है। वो नदी आपका 12 नहीं रहेगी। ठीक है, इसके अलावा कुछ नदियाँ डेल्टा बनाती हैं जबकि अन्य अष्टुरीय बनाती है। ठीक है, ये जो प्रायद्वीपीय जो नदियाँ हैं वो आपका सीधे बहेगी। ठीक है, इसके अलावा भी हैं जल का स्रोत केवल उसका वर्षा होगा और यू कार की घाटी बनाएगी। ठीक है, भारत में आपका जो नदी का जो विभाजन है आपका 2 प्रकार किया गया, एक तो प्रायद्वीपीय नदी, दूसरा आपका हिमालय नदी। ठीक है, तो हिमालय नदी आपका भी प्रकार का एक घाटी बनाता है और प्रायद्वीपीय नदी यू आकार का। ठीक है, तो मुख्यतः प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली में आपका कौन कौन सी नदी है, तो पहला नर्मदा है, फिर तापी है, फिर आपका गोदावरी है, फिर आपका कृष्णा है, फिर कावेरी है या महानदी है। ये सब जो नदियाँ हैं आपका प्रायद्वीपीय नदी हैं। इसके अलावा मुख्य हिमालय नदियों में देखें तो गंगा है, सिंधु है, इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी आपका हिमालय नदी है। ठीक है, तो ये भारत में 2 प्रकार की नदियाँ हैं जो कि आपका विभाजित है। एक क्वेश्चन पूछा गया सतरिया जो कि किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो सतरिया की बात करेंगे तो 8 मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है। ये नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका असम हो जाएगा। इसके अलावा वर्ष 2000 में इस नृत्य को भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में सम्मिलित होने का गौरव प्राप्त किया था। ठीक है, भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य में आपका सतरिया जो कि असम का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथकली और मोहिनीअट्टम ये आपका केरल का है। इसके अलावा कथक जो कि उत्तर भारत का है। इसके अलावा उड़ीसा का है, मणिपुरी मणिपुर का है। इसके अलावा कुचिपुड़ी दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, इसके अलावा लेकिन संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आपका एक और नृत्य आता है छऊ, जिसको भी भारतीय शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो आपका ये पूछा गया था सतरिया, तो आपका राइट आंसर असम हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया कि 2020 तक ओलंपिक में भारत ने किस खेल में 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो 8 स्वर्ण पदक भारत का है वो आपका हॉकी टीम ने जीता है, तो हॉकी टीम राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देश के नाम व्यक्तिगत स्पर्धा में 2 गोल्ड है जो कि अभिनव बिंद्रा ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक के दौरान शूटिंग और इस साल आपका नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में जीता है। तो ठीक है, तो आपका हॉकी इसका राइट आंसर हो जाना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया चंडीगढ़ के एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया। तो चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बदलकर आपका शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। तो आपका शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया आईने अकबरी पुस्तक किससे संबंधित है। तो आईने अकबरी जिसका अर्थ होता है अकबर का संस्थान, एक 16वीं शताब्दी का व्यवहार ग्रंथ है जिसकी रचना अकबर के एक नवरत्न थे अबुल फजल ने किया था। इसमें अकबर के दरबार में उसके प्रशासन के बारे में चर्चा किया है, तो आपका राइट आंसर प्रशासन हो जाएगा। इसके 3 खंड हैं जिनमें अंतिम खंड अकबरनामा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर प्रशासन हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया कि महाराष्ट्र और गुजरात से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 371 है महाराष्ट्र के लिए विशेष प्रावधान की बात करता है। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान भारत का संविधान अनुच्छेद 371 1949 के तहत परिभाषित किया गया है। इसके अलावा भारत का जो संविधान है भाग 21 एक देश राज्यों के संघ के रूप में भारत के संविधान से संबंधित कानूनों का संकलन है और संविधान के इस भाग में अस्थायी, अव्यवस्था, परिवर्तनकालिक और विशेष प्रावधानों पर अनुच्छेद शामिल है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक पूछा गया कि नीरज चोपड़ा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता था। तो नीरज चोपड़ा आपको मालूम होगा इस वर्ष जो आपका वर्ष 2020 वाला ओलंपिक है जो कि इसमें खेला गया था उसमें आपका नीरज चोपड़ा ने एकमात्र गोल्ड मेडल जीता था जो कि भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में। ठीक है, तो 58.58 मीटर के अपने दूसरे थ्रो के साथ उन्होंने टोक्यो में स्वर्ण पदक जीत लिया था। इसी के साथ नीरज चोपड़ा ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बन गए हैं। नीरज चोपड़ा की इस उपलब्धि को हासिल करने से पहले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में एथलेटिक्स में भारत का इतिहास केवल दिल तोड़ने वाला रहा था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर भाला फेंक हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन आपके आज के